Welcome बच्चों, and today we are back with the next lecture, and that is going to be the lecture number 20 from the chapter electrostatics. And the topic we are going to complete today is electric potential due to a charged shell. जो टॉपिक आज हमें करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल. अब आपको याद होगा कि आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो फिफ्थ एप्लीकेशन किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल. ये वही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है आज भी. उस टॉपिक में हमने क्या था, इस चार्ज्ड शेल से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद भी होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सटर्नल पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इंटरनल पॉइंट्स करा था हमने. आज हम इसी शेल से सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इस शेल का. लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके जो फाइनल फॉर्मूला था उस फाइनल फॉर्मूले को एक बार और देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. यहां पर आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है क्योंकि लास्ट लेक्चर काफी लेंथी हो गया था और वहां पर हम ये चीजें डिस्कस करने से रह गए थे. तो ये चीजें डिस्कस जरूर करनी है, तभी आगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे. तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर. K times K is the constant of proportionality. फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा. Q is the charge, जो भी पॉइंट चार्ज है, अपॉन R is the distance from the charge. सपोज ये एक चार्ज है Q और यहां से R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल पता करना है. यहां पोटेंशियल पता करना है कितना है. Then the formula is K Q upon R. K charge upon distance from the charge. K times charge upon distance from the charge. Now the important thing over here is that if the charge is positive, then the potential is also positive, and if the charge is negative, then the potential is also negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बना लूं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, दैट इज K Q upon R. K Q upon R. So as the distance R is increasing, so the magnitude of the potential is also decreasing. Potential decrease करता चला जाएगा. ठीक है ना, magnitude of the potential is decreasing and potential is also decreasing. ठीक है, अब देखो V जो आंसर है V R के इंक्रीज होने से, because V is inversely proportional to R, तो V will be decreasing and decreasing and decreasing until infinity. It will become zero. इन्फिनिटी पर ये बन जाएगा जीरो. तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हम कह सकते हैं डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो जीरो हो जाता है. एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? इफ द चार्ज इज नेगेटिव, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, इसका पोटेंशियल भी इसी फॉर्मूले से आएगा. V is K Q upon R. But if the potential is if the charge is negative, then potential is also negative. So one thing is important over कि आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको चार्ज का साइन जरूर लगाना है. इसमें पुट साइन ऑफ चार्ज विद इट्स मैग्नीट्यूड, तभी तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा. ठीक है ना. और यहां पर भी देखो, बिकॉज V is inversely proportional to R, तो जब R will be very large तो V will become zero. तो जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे तो V इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो जाएगा. लेकिन इस चार्ज के पोटेंशियल तो नेगेटिव है ना. अगर यहां पर कुछ पोटेंशियल कैलकुलेट किया होगा वो नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आया है. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और वो डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं. मान लो यहां पर इसका पोटेंशियल +10, यहां पर इसका पोटेंशियल +6 हुआ, यहां पर +2 हुआ और डिक्रीज करते करते इन्फिनिटी पर जीरो हो गया. एट द सेम पॉइंट यहां पर इसका पोटेंशियल -10 रहेगा, -10 वोल्ट्स. फिर ऐसे ही
पॉइंट पर जो सेम डिस्टेंस पर है, यहां से भी और यहां से भी, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा -6, फिर सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल -2 और फाइनली 0। तो ध्यान से देखो, -10 इज लेस देन -6 इज लेस देन -2 इज लेस देन 0। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इंक्रीज होते होते 0 बन जाता है, whereas पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल डिक्रीज होते होते इंफिनिटी पर 0 हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट्स मार्क करूं, सपोज एक पॉइंट है VA और एक पॉइंट है VB, यहां पर पोटेंशियल VA, यहां पर पोटेंशियल VB, तो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, A and B पॉइंट्स, तो योर आंसर विल बी 10 - 2, 8 वोल्ट्स। लेकिन अगर यही आंसर यहां पूछूं A B पॉइंट के लिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, तो योर आंसर विल बी -10 -2 वोल्ट्स। बताओ क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर? -10 -+2, तो -8 वोल्ट्स, -8 वोल्ट्स है ना। तो देखो, एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स पॉजिटिव है, बट नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स नेगेटिव है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी होता है, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे लिए वो यही था कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल ऑफ अ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल दूर जाने पर डिक्रीज होते होते 0 होगा, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल दूर जाने पर इंक्रीज होते होते 0 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वीडियो को पॉज करें और इनको कॉपी में अपने रजिस्टर में नोट्स कर लें। आई बिलीव कि आपने कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला था लास्ट क्लास में, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे अभी देखा था ना A और B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम a point B to a point A without any acceleration against the field and very slowly। याद है ना? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और जो चार्ज हम मूव करते हैं वो होता है टेस्ट चार्ज नॉर्मली, है? जिस चार्ज को मूव करते हैं डेफिनेशन में वो टेस्ट चार्ज होता है, और वो चार्ज आप उसको टेस्ट चार्ज बोलो या ना बोलो, हमेशा याद रखिएगा जो भी चार्ज मूव्ड है वो यहाँ नीचे आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। We will look it at with a different perspective। क्या मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस अगर किसी भी रीजन में एक चार्ज को मैंने मूव कराया, सपोज एक चार्ज है Q नोट, इसको यहां से यहां ले गया, Q नोट को यहां से यहां ले आए, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और यहां पर पोटेंशियल कुछ और था VA, यहां पर पोटेंशियल कुछ और है VB। तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम A टू B, ये आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपसे चार्ज को मूव कराने में वर्क डन पूछा जा रहा है, तो 95% ऑफ द चांसेस यही है कि वो वर्क डन इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर लो
कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B to A या A to B, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, कह लो बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड लर्न इट इन दिस फॉर्म एज वेल, जो डेफिनेशन से आया है। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और इसको भी कॉपी करें। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन आवर लेक्चर, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमें अभी करना है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल। चलिए, लेट अस ड्रॉ द चार्ज्ड शेल। ये वही चार्ज्ड शेल है जो गॉस थ्योरम के 5th एप्लीकेशन में हमने किया था। चार्ज्ड शेल मतलब अंदर से सारा खाली है। चार्ज्ड शेल इज अ होलो स्फीयर, आपको याद है ना, एक होलो स्फीयर, तो अंदर सारा खाली है, तो जब भी मैं इसको चार्ज दूंगा, चार्ज विल बी ऑन इट्स सरफेस ओनली, चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा। ये अंदर से खाली है तो अंदर चार्ज कहाँ जाएगा, है ना, तो चार्ज विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली। तो अब चार्ज अगर इसके सरफेस पर ही है एंड दैट चार्ज इज Q एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, Q चार्ज, and let the radius of the hollow sphere is r। तो आपको याद होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से हमने एक पॉइंट सीखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स चार्ज्ड शेल या चार्ज्ड होलो स्फीयर, और जो रिजल्ट्स चार्ज्ड होलो स्फीयर या चार्ज्ड शेल के हैं ना, वो चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। सॉलिड कंडक्टर मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ मटेरियल से, अगर वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल सॉलिड है स्फीयर, उसके लिए भी यही रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले भी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो अभी फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स चार्ज शेल बिहेव्स as if the whole of the charge is concentrated at its center। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के 5th एप्लीकेशन से मिला है। ठीक है, तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता है कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे ही है, सेंटर इज O, सेंटर पे ही है, तो एक्सटर्नल पॉइंट का पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट्स, वो एक्सटर्नल पॉइंट्स जो इससे r डिस्टेंस पर है। सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, तो डेफिनेटली r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द शेल। एक्सटर्नल पॉइंट का यही कंडीशन होता है। एंड फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, जितने भी P पॉइंट यहाँ बाहर होंगे शेल से, उन सब पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे आ गया, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉर्मूला भी एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए कौन सा हो जाएगा, पॉइंट चार्ज वाला। देन द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एट द पॉइंट P विल बी K Q upon R। If the medium is free space, then you can write K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए आपके को ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स इंटरनल हो जाए, इंटरनल पॉइंट्स, पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट्स,
पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट्स, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए r क्या हो जाएगा, लेस देन द रेडियस ऑफ द शेल। कोई पॉइंट है यहां, सपोज यहां पर कोई पॉइंट है p डैश एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o। यहां पर पोटेंशियल कहां से आएगा, आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द शेल, विद इन द चार्ज शेल, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से कितना था, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इट मींस अंदर कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी आपको एक भी चार्ज को विद इन द शेल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। आपको याद है ना फोर्स क्यों लगाई थी, अरे एक चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने के लिए फोर्स क्यों लगाई थी, ये एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स रोक रही थी आगे जाने से, है ना, अगेंस्ट द फील्ड जाना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी। अगर यही फोर्स 0 हो गई तो आपको क्या इस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये फोर्स तो एग्जैक्टली इक्वल टू दिस फोर्स होती थी ना, तो अगर ये 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विद इन द शेल। अब अगर ये शेल है, इसके अंदर यही तो हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो Q नॉट E मतलब Q नॉट इंटू 0 क्या बन गया, 0। तो क्या आपको अब इस शेल के अंदर जिसके पास चार्ज है ऑन इट्स सरफेस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना ये चार्ज ले जाने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स नहीं है तो मुझे भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, और जब फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी 0, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी 0। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 within the shell, it implies no work is done in moving the charge between any two points, between any two points within the charged shell, within the charged shell, कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो it further implies, यहां से आप क्या कह सकते हो, देखो अब वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिया था, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सिंस वर्क डन इज 0, तो ओवर हियर वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदिन द शेल, विदिन द शेल जब मैं बोल रहा हूं तो चार्ज्ड शेल, विदिन द चार्ज्ड शेल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज शेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज शेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा, इट मींस किसी भी पॉइंट पर अंदर पोटेंशियल की वही वैल्यू होगी जो सरफेस पर है, सरफेस पर किसी पॉइंट पर, और सरफेस पर कितनी वैल्यू है, सरफेस वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। सरफेस वाली वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल कर दो, तो एक्सटर्नल पॉइंट्स में आप सरफेस वाले पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो ना। यही चीज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम 5th एप्लीकेशन से भी आपने सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो एक्सटर्नल पॉइंट का था वही रिलेशन से आपने ऑन द सरफेस, जस्ट ऑन द सरफेस वाले पॉइंट को भी कैलकुलेट कर लिया था। तो एट द सरफेस वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल
एट द सरफेस। तो हमें क्या कर देना चाहिए, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल एट द सरफेस हो जाता है KQ अपॉन कैपिटल R। और अंदर भी सारा पोटेंशियल यही रहेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट विद इन द शेल। तो जितना पोटेंशियल यहाँ सरफेस पर है, यहाँ सरफेस पर पोटेंशियल KQ बाय कैपिटल R, अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल KQ बाय कैपिटल R ही रहेगा। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड। और पोटेंशियल एक्सटर्नल वाला पॉइंट, E मतलब एक्सटर्नल कह लो इसको, क्या है, KQ अपॉन स्मॉल r। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए KQ अपॉन स्मॉल r, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। सरफेस वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R, उसके लिए आपने स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देना है, तो सरफेस पर आ जाओगे। और अंदर अब पोटेंशियल कांस्टेंट हो चुका है, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, या P डैश पॉइंट पर ले लो, किसी भी पॉइंट पर ले लो, पोटेंशियल विल बी KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। क्या मैं इस पूरे का ग्राफ बना सकता हूँ कि जो पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करता है एक चार्ज शेल का? यस, आई कैन हैव अ ग्राफ ऑन इट। ग्राफ कहाँ बनाएंगे? ग्राफ के लिए यहां कर लेते हैं ग्राफ फॉर पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज शेल V वर्सेस R। V इस एक्सिस पर प्लॉट करना है, R को इस एक्सिस पर प्लॉट करना है, एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। अब देखो इंटरनल पॉइंट्स, मान लो यहां तक R इज इक्वल टू कैपिटल R, जैसे ग्राफ बनाया था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल वाला, वैसा ही। तो ये वाली लाइन से हमने दो रीजन अलग अलग कर लिए। लाइन के राइट हैंड साइड वाला रीजन क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट्स। लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन क्या है? इंटरनल पॉइंट्स। और लाइन के जस्ट ऊपर वाला कौन सा रीजन है, कौन सा पॉइंट होगा? द पॉइंट विच इज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज शेल। तो अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है? KQ बाय कैपिटल R। और सरफेस पर भी उतना ही है, तो यहां पर भी इतना ही रहेगा। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। देखो उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के अकॉर्डिंग ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां कभी टच नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? मैक्सिमम। अंदर जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है और सरफेस तक होता है। उसके बाद पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा और इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर चले जाएंगे अगर इस शेल से, तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये शेल कैसे बिहेव करता है? लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स मेंटेन करें रजिस्टर में, ओके? आई होप के नोट्स कंप्लीट कर लिए, और आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर हमें देखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप यूज़ किस तरह से करेंगे अगर आपको डायपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। याद है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था हमने एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, वैसे ही डायपोल का पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।